हेलो दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की 5 ऐसी धाराओं के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस सेशन में आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 28 से रिलेटेड है। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 24 की। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि संस्वीकृति क्या होती है। संस्वीकृति मीन्स एक्सेप्टेंस, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में बताया गया है स्वीकृति के बारे में। स्वीकृति सिविल मामलों में होती है और संस्वीकृति दंडिक यानी आपराधिक मामलों में होती है। तो दोस्तों धारा 24 में ये बताया गया है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति, यानी जब कोई भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष पेश होता है और कार्यवाही के दौरान माननीय न्यायालय को यह लगता है या युक्ति युक्त आशंका होती है कि जो भी संस्वीकृति अभियुक्त के द्वारा की जा रही है या कराई जा रही है या अभियुक्त अपने बोले गए या लिखे गए या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कोई भी एक्सेप्टेंस करता है, संस्वीकृति करता है, तो जब न्यायालय को यह लगता है कि ऐसी संस्वीकृति या तो उत्प्रेरणा द्वारा कराई जा रही है या धमकी द्वारा या कोई वचन देकर कराई जा रही है, तो ऐसी कार्यवाही में न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को विसंगत मानता है और अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद हम दूसरी धारा देखेंगे, धारा 25, जो पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि पुलिस कितनी भ्रष्ट है। ये मेरा कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्ययन करते हैं तो उसमें खुद ही पाते हैं कि भारतीय पुलिस बहुत ही भ्रष्ट है। तो ऐसे मामलों में जब कोई भी अभियुक्त पुलिस ऑफिसर से की गई कोई संस्वीकृति करता है पुलिस ऑफिसर से, तो वह संस्वीकृति न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। ये आपके धारा 25 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे धारा 26, पुलिस की अभिरक्षा में। यहाँ धारा 25 में हमने देखा कि यहाँ अभिरक्षा की कोई बात नहीं करी गई है या नहीं की गई है, लेकिन इस धारा में, धारा 25 में, धारा 26 में पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। कोई भी अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में यानी पुलिस की कस्टडी में होते हुए कोई भी संस्वीकृति करता है तो वह उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यही संस्वीकृति यदि मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में करी गई है, अभियुक्त के द्वारा की जाती है, तो वह उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे धारा 27, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। तो दोस्तों धारा 27 हमें यह बताता है कि अभियुक्त के द्वारा प्राप्त जानकारी यानी अभियुक्त जो कोई भी जानकारी देता है उसमें से कितनी, यानी किस तथ्य को साबित किया जा सकता है और
किस तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए ने बी का हत्या किया, उसके बाद ए जाकर पुलिस के सामने यह कहता है कि मैंने बी को मारा और जो हथियार मैंने उपयोग किया वह किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, यानी एक जगह का नाम बताता है कि मैंने इस हथियार को वहां पे चुरा के रखा है, या तालाब में फेंक दिया, या कहीं आंगन में गाड़ दिया, उस जगह का नाम बताता है। और उसके बाद पुलिस वहां जाती है और वह हथियार जो हत्या में उपयोग किया जाता है वह बरामद करती है। तो यहाँ पे ये नहीं साबित किया जा सकता पुलिस के द्वारा कि ए ने बी का हत्या किया। यदि कोई चीज उस हत्या में, उस केस में उपयोग की जाती है और वह कहीं चुरा के या कहीं गाड़ के रख देता है या कहीं फेंक देता है और वह पुलिस द्वारा उसको बरामद कर लिया जाता है, तो सिर्फ जो चीज बरामद की जाती है, यानी जो नया तथ्य पता चलता है, सिर्फ उसको साबित किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। यह तथ्य नहीं साबित किया जाएगा कि ए ने बी का हत्या किया। सिर्फ ये कहा जाएगा, ये साबित किया जा सकता है कि कोई चीज बरामद हुई है। यानी जब अभियुक्त कोई चीज बताता है कि हाँ वह चीज जिससे उसका हत्या किया है या उपयोग किया है कहीं चुरा के रखा है या गाड़ दिया है जमीन में, और पुलिस के द्वारा वह बरामद की जाती है, तो सिर्फ उतना ही तथ्य साबित किया जा सकता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे धारा 28। धारा 28 जैसा कि आप पहले हम देख चुके हैं, ये धारा 24 उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत हो जाती है। तो यही चीज हम यहाँ देखेंगे कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। धारा 24 में आपने देखा कि धमकी, वचन या उत्प्रेरणा द्वारा कराई गई संस्वीकृति विसंगत हो जाती है, लेकिन धारा 28 में यह सुसंगत हो जाती है। तो सुसंगत कब हो जाती है? जब धमकी, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का जो मन पे उसके प्रभाव पैदा होता है, डर पैदा होता है, वह प्रभाव दूर हो जाता है, उसके बाद कोई संस्वीकृति करी जाती है, तो वह कार्यवाही में सुसंगत मानी जाती है और वह अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं को आपने जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे और हर वीडियो का लाभ आप उठा पाएं। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।